सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रोफेसर महबूब सुबानी, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हिंदी, आईएफएम कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक से आज आप लोगों के सामने बीबीए द्वितीय सेम की पुस्तक की आधुनिक कविता निर्झर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आइए अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी पर कुछ विचार करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। स्कूल में खेल कूद में ज्यादा ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई थी। इन्होंने बचपन में खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए इनकी पढ़ाई अधूरी हो गई। जिसके बाद उन्होंने घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये मैथिली शरण गुप्त जी पढ़ाई में उतने तेज ना होने के साथ भी वे अच्छी कविताएं लिख लेते थे। इसी कारण उन्होंने 12 साल की उम्र में ही ब्रज भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध का प्रकाशन हुआ। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, ब्रजंगना का अनुवाद भी किया। साल 1914 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। इसके बाद प्रेस की स्थापना कर उन्होंने अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ साल 1931 में पूरे किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के संपर्क में आए थे, जिसके बाद गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला। इनकी प्रमुख रचनाओं में राष्ट्रीय विषयों पर ही ज्यादा हमें दर्शाए मिलते हैं, इसलिए इनको राष्ट्र कवि का नाम दिया जाता है। साल 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट से सम्मानित किए गए। ये 1962 में हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट से सम्मानित किए गए। वह आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर ध्यान देंगे। उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने 5 मौलिक नाटक लिखे: अनघ, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन। भारत भारती इनका काव्य संग्रह है। काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं लिखें। इनका काव्य ग्रंथ भारत भारती में देश के गौरव की कविताएं हैं और देश के आदर्श चरित्र का
चित्रण हमें देखने मिलता है। यशोधरा। यशोधरा में गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। यहाँ पर यशोधरा के बारे में दर्शाया गया प्रमुख काव्य है साकेत। साकेत में अयोध्या का वर्णन है। अयोध्या के राम का, श्री राम जी का सर्वोपरि दर्शन हमें इस साकेत में मिलता है। तिलक। अखबार से शुरू की लड़ाई। अखबार के कारण मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लड़ाई की थी, जेल में रहकर इस किताब का उन्होंने देशार्पण किया है। इस किताब को उन्होंने लिखा है। पंचवटी। पंचवटी में इन्होंने सीता, राम और लक्ष्मण के बारे में गहनता से दर्शाया गया है। पाठकों को इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस पंचवटी में मिलती है, जैसे सीता का व्यवहार, राम और लक्ष्मण का व्यवहार, हर सारे विषयों पर हमें अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब ऐसे महान हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की कविता निर्झर पर अपने कुछ विचार विमर्श करेंगे। जैसे ये कविता बीबीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए हमारे बेंगलुरु विश्वविद्यालय से रखी गई एक महान कविता है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रकार से कहते हैं, शत शत बाधा बंधन तोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। झरना कह रहा है, शत शत बाधा बंधन तोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। प्लावित कर पृथ्वी के गर्त, समतल कर बहु गहवर गर्त। दिखलाकर आवर्त विवर्त वितर्त, आता हूं आलोड़ विलोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। पारावार मिलन की चाह, पारावार मिलन की चाह, मुझे मार्ग की क्या परवाह। मेरा पथ है स्वतः प्रवाह, जाता हूं चिरजीवन जोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। गढ़कर अनगढ़ उपल अनेक, गढ़कर अनगढ़ उपर अनेक, उन्हें बनाकर शिव सविवेक, करके फिर उनका अभिषेक। बढ़ता हूं निज नवगति मोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। हरियाली है मेरे संग, मेरे कण कण में सौ रंग, फिर भी देख जगत के ढंग। मुड़ता हूं मैं भुकुटी मरोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। धरकर नव कलरव निष्पाप, धरकर नव कलरव निष्पाप, हर एक संतप्तों का ताप। अपना मार्ग बनाकर आप, जाऊं सब कुछ पीछे छोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। है सबका स्वागत सम्मान, है सबका स्वागत सम्मान, करे यहाँ कोई रसपान। मेरा जीवन गतिमय गान, काल तुझी से मेरी होड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। ये प्रस्तुत कविता सस्ती और संकेत से आरुद्ध है। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक एक अनुच्छेद द्वारा, एक एक काव्यांश द्वारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। शत शत बाधा बंधन तोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। झरना कह रहा है, शत शत बाधा बंधनों को तोड़कर मैं आगे चल रहा हूं। जो चल रहा हूं ये मेरा साधारण सा रास्ता नहीं है, ये रास्ता ऐसा है पत्थर फोड़ने के समान है। हर रास्ते में बाधाओं को सामना करते हुए आगे चलना है। प्लावित कर पृथ्वी के गर्त, समतल कर बहु गहवर गर्त। दिखलाकर आवर्त वितर्त, आता हूं आलोड़ विलोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़।
निकल चला मैं पत्थर फोड़। इस काव्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कहते हैं कि पहले हम ये कह सकते हैं कि इस कविता को स्वस्ति और संकेत कविता संग्रह से ली गई है। कवि कह रहे हैं कि झरना अपनी राह प्राप्ति के लिए अनेक बाधाओं का सामना करके उसकी मंजिल प्राप्त करता है। जैसे आगे पहुंच रहा है तो रास्ते में उसे बहुत सारे गहवार आते हैं, बहुत सारे पत्थर आते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते रहता है। कवि कह रहे हैं कि झरना अपनी राह प्राप्ति के लिए अनेक बाधाओं का सामना करके उसकी मंजिल प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हम मनुष्य भी अपने जीवन में सफल होने के लिए हर बाधाओं का सामना करना चाहिए। ये झरना हम लोगों के लिए एक शिक्षा प्रदान कर रहा है कि हम जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करते रहें। अब हम दूसरा अनुच्छेद पे जाएंगे। दूसरा काव्यांश यह है पारावार मिलन की चाह। कवि कह रहे हैं इस कविता में, पारावार मिलन की चाह, मुझे मार्ग की क्या परवाह, मेरा पथ है सता प्रवाह, जाता हूं चिरजीवन जोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। झरना कहता है शत शत बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। जब झरना आगे बढ़ रहा है तो शत शत बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करता है, पत्थर फोड़ता है। मतलब क्या, पत्थर फोड़ने का मतलब है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना, बंधन तोड़ता है, क्योंकि उसे पारावार को मिलने की अदम्य चाहत है। उसके मन में क्या है, पारावार को मिलना है। उसका लक्ष्य एक पारावार से जाकर मिलना है। वो टेढ़ी मेढ़ी राह में ऊंच नीच के उतार चढ़ावों को लांघ कर आगे बढ़ जाता है, फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार से भी झरना आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते ही रहता है। अब हम तीसरे स्टैंजा पर जाएंगे। गढ़ कर अनगढ़ उपल अनेक। कवि मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं, गढ़ कर अनगढ़ उपल अनेक, उन्हें बनाकर शिव सविवेक, करके फिर उनका अभिषेक, बढ़ता हूं निज नवगति मोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। निकल चला मैं पत्थर फोड़। कवि कह रहे हैं इस झरने को किसी विरोधियों की परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? क्योंकि वह स्वयं एक प्रवाह है। झरना स्वयं एक प्रवाह है, प्रवाह के समान वो आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, उसे किसी की परवाह नहीं है। धरती को जलमय बनाता है, सूखी हुई धरती को जलमय बना देता है, गर्तों को समतल बना देता है। जहां पर छोटे छोटे कगार होते हैं, जहां पर धरती समतल नहीं होती है, ऐसी धरती को भी वो समतल बना देता है और आगे बढ़ता है। जहां पर जीव पनप नहीं रहते हैं, वहां पर जीवों को पनपाता है। ये नवजीवन प्राप्त करने वाला एकमात्र झरना आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते ही रहता है। अब हम चौथे स्टैंजा पर जाएंगे। कवि कह रहे हैं हरियाली है मेरे संग। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं हरियाली है मेरे संग, मेरे कण कण में 100 रंग, फिर भी देख जगत के ढंग, मुड़ता हूं मैं भुकुटी मरोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। झरना कह रहा है निकल चला मैं पत्थर फोड़। क्या कह रहा है? झरना आगे बढ़ रहा है,
जहां पर अनगढ़ पत्थरें बहुत सारे उसकी बाधा बनकर पड़े हुए, उसके रास्ते की बाधा बनकर पड़े हुए हैं। इन अनगढ़ पत्थरों को सुंदर आकार प्रदान कर देता है, जैसे वो अपने साथ ले जाता है। जब वो पत्थर चमत्कारी प्रभाव से क्या हो जाता है, एक मूर्ति बन जाता है। वह मूर्ति बन जाता है और पूजनीय हो जाता है। जब उस पत्थर पर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कितना अच्छा सुंदर पत्थर है, देखकर उठाते हैं, उसे पूजा के योग्य पूजनीय बना देते हैं। जो पत्थर रास्ते में बाधा बनकर पड़ा था, वो पत्थर उनके लिए एक अच्छा सा मूर्ति बना देता है। ये निर्झर अपनी नवगति से आगे बढ़ता जाता है। नवगति मतलब क्या है, अपनी गति में थकावट नहीं लाता है, अपनी गति में और तेजी लाता है। जैसे जितनी कठिनाई आती जाती है, उतनी ही उसकी गति में आगे बढ़ने की नवगति प्राप्त होती है और आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। अब पंचम स्टैंजा में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, धरकर नव कलरव निष्पाप। मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता में कह रहे हैं, धरकर नव कलरव निष्पाप, हर एक संतप्तों का ताप, अपना मार्ग बनाकर आप, जाऊं सब कुछ पीछे छोड़, जाऊं सब कुछ पीछे छोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। स्टैंजा में कवि झरने का निदर्शन देते हुए हम पाठकों को समझाना चाह रहे हैं कि झरना केवल अकेला ही आगे नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ एक नए जीवन को जन्म देता है। जैसे सूखी हुई घास में नया जीवन प्राप्त करके हरा भरा बना देता है, वो हरियाली का जन्म देता है। ये सब झरने के चमत्कार हैं जो बंजर भूमि को प्राण प्रदान करता है। जैसे कि जहां पर सूखी बंजर भूमि होती है, वहां पर कुछ भी उगता नहीं है, ऐसे जगह को भी नए प्राण प्रदान करके हरी भरी सुंदरमय भूमि बना देता है। उसकी टेढ़ी मोड़ी गति जगह के अनुसार दिशा बदल जाती है। टेढ़ी मेढ़ी गति से भी वो क्या कर देता है, अपनी दिशा को स्वयं आगे बढ़ाते जाता है, भुकटी मरोड़ कर नए रंग में रंग जाता है। जितना भी बंजर जमीन, बंजर धरती, बेकार का स्थान, सब कुछ साकार बन जाता है, सबको एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, हरा भरा हो जाता है, अपने ही रंग में रंग देता है, मतलब आकार में ढल जाता है। इस प्रकार से झरना आगे बढ़ते ही रहता है, आगे बढ़ते ही रहता है। और अंत में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, है सबका स्वागत सम्मान। झरना सबको स्वागत कर रहा है, सबको सम्मान कर रहा है। कह रहे हैं कवि, है सबका स्वागत सम्मान, करे यहां कोई रसपान, मेरा जीवन गतिमय गान, काल तुझी से मेरी होड़, काल तुझी से मेरी होड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़, निकल चला मैं पत्थर फोड़। अंत में कवि निर्झर के जरिए हम पाठकों को यह समझाना चाह रहे हैं, झरना नया रूप धारण कर सारे तपित जीव जड़ को ताप रहित कर संतृप्त कर जाता है। मतलब क्या है, दुनिया में सूखी धरती को हरी भरी कर जाता है, जो तपित हो चुकी है, जो गर्मी के कारण सूख कर जल गई है, ऐसी भूमि को भी संतृप्त कर जाता है, वो संतृप्ति का इजहार हो जाता है। निर्झर को सभी सम्मान है, सभी सम्मान है, समान है, सभी समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको स्वागत करता है।
ऊंच नीच को भी स्वागत करता है, गहराई को भी स्वागत करता है और अच्छाई बुराई को भी स्वागत करता है और सबको सम्मान देता है और अपना अमृत रूपी जल से उनको संतृप्त कर देता है। उसके लक्ष्य प्राप्ति है तो आगे बढ़ता ही रहता है। अब उसका लक्ष्य क्या है? पारावार में जाकर मिलना है। तो इसीलिए वो आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। देखिए, ये कविता में हम ये सीख पाते हैं कि इस कविता द्वारा हम जीवन में कभी भी कहीं भी पीछे नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ अच्छे लोगों का भी साथ रहता है, बुरे लोगों का भी साथ रहता है और उसके साथ साथ हमारे जीवन में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, खुशियों को भी झेलना पड़ता है। हर जगह पर भी हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है और हम कभी हाथ बांधकर, थक कर, डर कर पीछे हटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है। जब जाकर हमारे जीवन में हमारी सफलता की मंजिल हम पहुँच कर ही रहेंगे, तय पाकर ही रहेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यही इस काव्य का, कविता का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं विशेषताएँ। निर्झर कविता में बहुत सारी विशेषताएँ हम लोगों को मिलती हैं। अब देखेंगे तो इस कविता की भाषा सरल है, सुगम है और बोधगम्य है। पढ़ने वाला पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है, सुनने वाला भी इससे बहुत कुछ सीख पा लेता है। इस कविता की बोली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग से हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत मीठे मीठे अंदाज से इस कविता में हम पाठकों को समझाया है। इस कविता में राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाली एक सीख मिलती है। जैसे आज समाज में एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा सब कुछ बढ़ गया है। ऐसे समय में हम एकता के साथ रहना जरूरी है। जिस प्रकार से झरना पत्थरों को लांघता है और गहरी खाइयों में पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में जाता है, फिर भी वो सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ता है। उसी एकता में हम जीवन में आगे बढ़ना है। इस कविता की विशेषता है कर्मठता की भावना। देखिए, आजकल हमारे नौजवान आलसी बन गए हैं। आलसी बनना नहीं चाहिए, कर्मठ बनना है, मेहनत करना है। कर्मठता की भावना जागृत करने वाली ये कविता है। इस कविता की विशेषता हमें इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जीवन रूपी संघर्ष में हम आगे बढ़ना है, उन संघर्षों का सामना करना है और कर्मठ बनकर जीवन में सफल होना है। और इसकी विशेषता है जीवन में हर बाधाओं का सामना करने की क्षमता प्रदान कविता है। इस कविता द्वारा हम देखते हैं जितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में आए, उन बाधाओं को किस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं और एक सामना करने की क्षमता इस कविता द्वारा हमें प्रदानता मिलती है। जय हिंद, जय कर्नाटक।